अध्याय 166 शेनेनिगन्स किसी को भी अच्छी खबर सुनना पसंद नहीं है, और शेन जियानहुआ भी इसका अपवाद नहीं था। अच्छी खबर क्या है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान को आमतौर पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, यहाँ तक कि जब उसने उसके साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की तब भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब जब वह उससे बात करने की पहल कर रही थी तो शेन जियानहुआ बहुत मिलनसार था। शेन मियामियान ने धीरे से कहा, शहर का एक बॉस दान कर रहा है और हमारे स्कूल में जरूरतमंद छात्रों को प्रायोजित करना चाहता है। मैं भी सूची में हूँ। अगले साल के दूसरे सेमेस्टर की ट्यूशन का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भले ही उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो, फिर भी वह अगले वर्ष स्कूल जा सकती है। यदि यान गुइफिन शेन जियानहुआ को आईड्रॉप दे रही थी तो वह उन्हें अपनी दवा की एक खुराक देने जा रही थी। क्या आप इसी बारे में बात करना चाहते थे? शेन जियानहुआ ने सोच समझकर जवाब दिया। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, न तो बहुत खुश और न ही दुखी। यहाँ तक कि झोउ लैनफेंग भी विशेष रूप से शांत दिखाई दी। बिल्कुल भी नाराज नहीं थी कि वह अपनी शिक्षा जारी रख सकी। इस स्थिति को देखकर ऐसा क्या था जो शेन मियामियान समझ नहीं सका? ऐसा लग रहा था कि किसी ने पहले ही खबर लीक कर दी थी। उसने झोउ सियू की ओर देखा, ठीक समय पर उसके आत्मसंतुष्ट रूप को पकड़ने के लिए। ऐसा लग रहा था कि सियू को उम्मीद नहीं थी कि शेन मियामियान अचानक उसकी ओर देखेगा, और उसकी अभिव्यक्ति को बदलने का समय नहीं मिला। पिताजी, क्या आप इसके बारे में जानते थे? शेन मियामियान ने झोउ सियू से सवाल करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि शेन जियानहुआ से समान स्वर में पूछा। इससे पहले कि शेन जियानहुआ जवाब दे सके, झोउ लैनफेंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से हस्तक्षेप किया। हमें आपको बताने की जरूरत नहीं थी, आपके पिता और मैं इस बारे में लंबे समय से जानते हैं। बहन, यह मैं ही था जिसने उन्हें बताया, झोउ सियू ने माफी से भरे चेहरे के साथ कहा। पागल मत हो, मैं सिर्फ अंकल और आंटी को खुश करना चाहता था। पागल? वह ईमानदारी से नहीं थी। शेन मियामियान इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि झोउ सियू ने उसके माता पिता को इतना अप्रभावित रखने के लिए कहानी कैसे रची थी। क्या कहा आपने? उद्धरण चिन्ह। मैंने अभी सच कहा है, झोउ सियू ने कुछ हद तक अपराध बोध से कहा। शेन मियामियान की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या ऐसा है? शेन मियामियान ने सवाल किया। शेन मियामियान के चेहरे पर भाव देखकर शेन जियानहुआ ने तुरंत विषय बदल दिया। मियामियान, चूंकि कोई आपकी शिक्षा को प्रायोजित कर रहा है, चाहे आप परीक्षा उत्तीर्ण करें या नहीं, आपको 9वीं कक्षा के दूसरे सेमेस्टर को ठीक से पूरा करना चाहिए। हालांकि इससे उसे दर्जी बनना सीखने में देरी हो सकती है। मियामियान अभी भी छोटी थी और बाद में सीखना शुरू करना ठीक था। हाई स्कूल के बारे में भी मत सोचो, झोउ लैनफेंग ने कहा, इस डर से कि शेन मियामियान की आकांक्षाएं ऊंची हो सकती हैं। उसने तुरंत अपनी उम्मीदें तोड़ दीं। हाई स्कूल तक कोई भी आपको प्रायोजित नहीं करेगा। हाई स्कूल के बारे में बात ही क्यों? यान गुइफिन ने उपहास किया। अगर सियू समझदार नहीं होती तो वह मिडिल स्कूल भी पूरी नहीं कर पाती। उन्हें बोलते हुए सुनकर शेन मियामियान और भी अधिक उत्सुक हो गया। स्पष्ट रूप से वह प्रायोजित थी, तो हर किसी को ऐसा क्यों लग रहा था मानो झोउ सियू सारा श्रेय का हकदार है? इसका पता लगाने में असमर्थ होने पर उसने सीधे पूछा, इसका सियू से क्या लेना देना है? उद्धरण चिन्ह। दीदी, जगह आपकी है और यह इतनी अच्छी है कि आप पढ़ाई कर सकती हैं। किसी और चीज के बारे में मत पूछिए, झोउ सियू ने बिना मान्यता मांगे एक अच्छा काम करने के भाव के साथ कहा। यान गुइफिन और झोउ लैनफेंग ने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा।
जैसे कि शेन मियामियान को कोई ऐसा लाभ मिला हो जिसकी वह हकदार नहीं थी। शेन मियामियान ने हंसते हुए कहा, आप जो कह रहे हैं, क्या मेरी इस जगह में कोई रहस्य है? उद्धरण चिन्ह। मैं, झोउ सियू ने बोलना शुरू किया, फिर झिझकी। उसकी अभिव्यक्ति शिकायत की थी, जैसे कि उसने शेन मियामियान के लिए कुछ अच्छा किया हो, लेकिन उसे गलत समझा गया और उस पर गलत आरोप लगाया गया। झोउ सियू को इस तरह देखकर झोउ लानफेंग की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति आगे बढ़ गई। ये काफी अच्छी बात है कि आपके पास पढ़ने के लिए किताबें हैं। आप हर बात पर हंगामा क्यों करते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसकी सियू बिल्कुल दयालु थी। वह शेन मियामियान के पढ़ने के लिए किताबें ढूंढने की जहमत क्यों उठाएगी? अध्याय 167। झोउ सियू का योगदान। शेन मियामियान ने झोउ लैनफेंग को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे शेन जियानहुआ की ओर देखा। पिताजी, दूसरे लोगों के मामलों के बारे में पूछना मेरी जगह नहीं है, लेकिन क्या मुझे अपने मामलों के बारे में जानने का अधिकार नहीं है? उद्धरण चिन्ह। उसे शेन जियानहुआ से जानकारी छिपानी पड़ी। झोउ लैनफेंग को झोउ सियू को सुनने की अधिक इच्छा थी। सामान्य परिस्थितियों में, जब तक सियू ने कुछ कहने या करने की अनुमति नहीं दी, लैनफेंग काफी आज्ञाकारी था, विशेष रूप से सियू के वयस्क होने के बाद। उसने जो कुछ भी कहा उसे लैनफेंग ने सच मान लिया। पिछले जीवन में लैनफेंग ने जिस तरह से जियानहुआ के साथ व्यवहार किया था, उसका सियू पर बहुत प्रभाव पड़ा। एक बार जब उसे शहर लाया गया और अधिक एक्सपोजर और परिचित प्राप्त हुए, तो उसने धीरे धीरे जियानहुआ को नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, जो केवल भट्टी में काम करना और जमीन पर खेती करना जानता था। जब शेन जियानहुआ ने मियामियान की बातें सुनी, तो उसने एक पल के लिए सोचा और फिर उसे सच बताने का फैसला किया। आखिरकार, इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कहा न जा सके और इससे दोनों बहनों के बीच रिश्ते बेहतर हो सकते थे। मियामियान, आपके प्रायोजन के बारे में आप सियू के बहुत आभारी हैं। अंकल डैड, शायद बहन को इस बारे में न बताना ही बेहतर होगा, है ना? ताकि वह इस बारे में ज्यादा न सोचे। झोउ सियू ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए शेन जियानहुआ को रोकने की कोशिश की। वे इस बारे में मियामियान को नहीं बताने पर सहमत हुए थे, और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके चाचा पिता इसे रखने में असमर्थ होंगे। बिल्कुल, उसे इस बारे में क्यों बताएं? उद्धरण चिन्ह। यांग गुइफिन और झोउ लैनफेंग ने उनके शब्दों को दोहराया। जितना अधिक मियामियान जानना चाहता था, उतना ही कम वे उसे बताना चाहते थे। शेन जियानहुआ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उन दोनों के बीच फंसा हुआ। वह अनिश्चित था कि बोले या चुप रहे। खुद को झिझक और अनिर्णय की स्थिति में पा रहा था। झोउ सियू को अपने दिल में विजय का संकेत महसूस हुआ। अंकल डैड अभी भी उनका और आंटी का साथ दे रहे थे। मियामियान संभवतः उन तीनों के खिलाफ कैसे मौका दे सकता था? शेन मियामियान ने भी कुछ नहीं बोला। निराश होकर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर देखा और पुकारा, पिताजी। उसके होंठ सिकुड़ गए और उसकी आवाज रुंध गई। यहाँ तक कि आंटी को भी जानने का अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं। अपने दिल में, क्या आप हमेशा मुझे एक बाहरी व्यक्ति मानते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द शेन जियानहुआ के नर्म स्थान पर सही लगे। वास्तव में, शुरुआत में ये कोई बड़ी बात नहीं थी और इसके बारे में बोलने से बहनों के रिश्ते में भी सुधार हो सकता था। वहाँ छिपाने के लिए क्या था? इस तरह सोचते हुए उसने अब झोउ सियू की आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया। मियां, ज्यादा मत सोचो। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि सियू तुम्हें खुश करना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि वह पीछे से तुम्हारी मदद कर रही है। सियू ने मदद की? शेन मियामियान भ्रमित था। प्रायोजन?
उद्धरण चिन्ह। झो सियू का चेहरा उतर गया। दोषी महसूस करते हुए उसने बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन शांत दिखने की कोशिश की। शेन जियानहुआ ने सिर हिलाया। वह स्थान मूल रूप से सियू का था, लेकिन वह आपको खुश करना चाहती थी, ताकि आप 9वीं कक्षा पूरी कर सकें और अपना डिप्लोमा प्राप्त कर सकें। इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल से चर्चा की और यह मानते हुए कि आप दोनों बहनें हैं, आप में से किसी एक की मदद करना एक समान है, वह स्थान आपके नाम स्थानांतरित कर दिया। स्पष्ट रूप से कहें तो उनकी दोनों ट्यूशन फीस का भुगतान शेन जियानहुआ द्वारा किया गया था। इसलिए चाहे छूट एक या दूसरे पर लागू की गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना था कि ऐसा करने से मियामियान थोड़ी ज्यादा खुश होती। किसी को ये स्वीकार करना होगा कि सियू बहुत ही विचारशील बच्चा था। वह जानती थी कि परिवार कठिनाइयों का सामना कर रहा है और समझती थी कि मियामियान पढ़ना चाहती थी। एक छात्रा के रूप में वह परिवार की ज्यादा मदद नहीं कर सकी, लेकिन वह जानती थी कि उनके बोझ को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कैसे करना है, और वह ये भी जानती थी कि अपनी बड़ी बहन मियामियान के लिए प्यार और देखभाल कैसे दिखाना है। गलती उसकी भी थी। यदि मियामियान द्वारा मामला उठाए जाने पर उसने थोड़ी अधिक खुशी दिखाई होती, तो शायद वह और अधिक जानने पर जोर नहीं देती। अध्याय 168 संदेह। शेन मियामियान दुनिया के सबसे बड़े मजाक की तरह प्रतीत हुआ, और वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। क्या सियू ने तुम लोगों को ये बताया? उद्धरण चिन्ह। उसे स्वीकार करना पड़ा। वह आश्चर्यचकित थी। सियू को ये श्रेय अपने ऊपर लेने की हिम्मत कहाँ से हुई? दीदी, मेरा वास्तव में आपको बताने का इरादा नहीं था, झो सियू ने साहसपूर्वक स्वीकार किया। मैं आपको थोड़ा खुश करना चाहता था। मेरा मतलब है, इसके बारे में सोचें। हमारे परिवार की स्थिति और आपके शैक्षणिक प्रदर्शन को देखते हुए आप संभवतः कैसे प्रायोजित हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मूल रूप से झो सियू ने शेन मियामियान के छात्रवृत्ति अवसर को बर्बाद करने के लिए वांग जिंगजिंग के साथ अलग से काम करने की साजिश रची थी, लेकिन वांग जिंगजिंग के प्रिंसिपल के कार्यालय से बाहर आने के बाद उसने उसे बताया कि प्रिंसिपल ने कहा था कि एक बार छात्रवृत्ति तय हो जाने के बाद उन्हें बदला नहीं जा सकता। वह नान भी बिना पीछे देखे चला गया। शायद उसे लगा कि छात्रवृत्ति के लिए प्रिंसिपल से भिड़ना उचित नहीं है, और उसे शेन मियामियान के असली चरित्र का एहसास हुआ। वह फिर कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन शेन मियामियान को ये खुशखबरी देने और शेन जियानहुआ को इससे खुश करने देने के लिए सियू को अनिच्छा महसूस हुई, और इसलिए वह ये बहाना लेकर आए। शेन मियामियान निश्चित रूप से प्रिंसिपल का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगी, और उसके चाचा और चाची इसकी अनुमति नहीं देंगे। इसलिए झो सियू को यकीन था कि मियामियान उसे बेनकाब नहीं कर पाएगी। भले ही मियामियान को उसके शब्दों की सच्चाई पर संदेह हो, वह केवल चुपचाप नुकसान को निगल सकती थी। शेन जियानहुआ ने भी कहा, आपकी बड़ी चाची के परिवार में कई बच्चे हैं और जीवन कठिन है, और चूंकि सियू के ग्रेड अच्छे हैं, प्रिंसिपल को डर था कि हमारा परिवार उसकी शिक्षा का समर्थन नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने उसे प्रायोजित किया। जब सियू ये कहते हुए वापस आया कि मियामियान को प्रायोजित किया गया है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनके परिवार की स्थिति उस मानदंड को पूरा नहीं करती थी। बाद में सियू बोलने में झिझक रही थी, लेकिन उसके पूछताछ के बाद उसने आखिरकार सच बता दिया, और तभी उसे लगा कि स्थिति समझ में आ गई है। सियू बहुत समझदार बच्चा था। शेन मियामियान ने ठंडी हंसी छोड़ी। झो सियू में निश्चित रूप से ऐसी बात कहने का साहस था। इस रवैये से क्या मतलब? झो लैनफेंग ने शेन मियामियान की ओर देखा। आपको याद रखना होगा,
यदि आप भविष्य में अपना जूनियर हाई सर्टिफिकेट प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सीयू ने आपको इसे प्राप्त करने की अनुमति दी है। तभी आपके पास इसे प्राप्त करने के लिए जीवन होगा। ये सब उसे सीयू ने दिया था। मैं अपने बच्चे के प्रति पक्षपाती नहीं हूँ, लेकिन आपके मियाँ को वास्तव में सीयू से सीखने की जरूरत है। यांग गुइफिन ने शेन जियानहुआ से बात करते हुए उपहास किया। देखो सीयू कितनी समझदार है। उसके रवैये में क्या है? वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे किसी ने उसके सैकड़ों का कर्जदार हो। उसका सीयू बिल्कुल मूर्खतापूर्ण था। इतना अच्छा अवसर होना और फिर भी शेन मियामियान को स्थान देने पर जोर देना। शुक्र है उसे ट्यूशन का भुगतान नहीं करना पड़ा, अन्यथा सीयू को जान से मार दिया जाता। शेन जियानहुआ को भी लगा कि मियामियान का रवैया गलत था। उसकी बहन उसकी बहुत मदद कर रही थी, और न केवल मियामियान ने धन्यवाद नहीं कहा, बल्कि वह ठंडी भी दिखी और उसकी हंसी व्यंग्य से भरी थी। उन्होंने महसूस किया कि शेन मियामिया को सबक देना जरूरी है। मियामिया, क्या आपको नहीं लगता कि आपको सीयू को धन्यवाद देना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। बच्चे चीज़ों को नहीं समझते हैं और वयस्कों के रूप में उनका मार्गदर्शन करना हमारी भूमिका है। अंकल, हम सब यहाँ एक परिवार हैं। ऐसी बातें कहना थोड़ा ज्यादा लगता है। झो सीयू ने फिर से उदार भूमिका निभानी शुरू कर दी। झो लैनफेंग और यांग गुइफिन ने देखा। उम्मीद थी कि शेन जियानहुआ शेन मियामियान को डांटेगा। ये लड़की अच्छे सबक की हकदार थी, नहीं तो वह दुनिया को उलट पुलट कर सकती थी। सभी की निगाहों का सामना करते हुए शेन मियामियान ने हैरान भाव दिखाया। पिताजी, मुझमें कृतज्ञता की कमी नहीं है, लेकिन मैं वास्तव में उत्सुक हूँ कि सीयू को कैसे पता चला कि आज से पहले किसे प्रायोजित किया जा रहा था, जबकि मेरे शिक्षक को भी प्रायोजित छात्रों की सूची नहीं पता थी, और वह इस बारे में प्रिंसिपल से कैसे बात कर सकती थी? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि शेन जियानहुआ जवाब दे पाती, उसने जारी रखा, इन स्थानों की बड़े शहर के मालिकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। सभी छात्रों के सामने घोषणा की जानी चाहिए। इसलिए यदि परिवर्तन होते हैं, तो क्या शहर के मालिकों को इससे कोई दिक्कत होगी? उद्धरण चिन्ह। अध्याय 169 बीज बोना। शेन मियामियान ने बहुत ही सूक्ष्मता से कई प्रश्न पूछे। उसने उसकी मदद करने के लिए झो सीयू के प्रति कोई कृतज्ञता व्यक्त नहीं की, न ही उसने सीधे तौर पर झो सीयू पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। इसके बजाय उन्होंने केवल कुछ प्रमुख मुद्दों की ओर इशारा किया। शेन जियानहुआ स्कूल नहीं गया था, इसलिए वह इन प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ था, और इसलिए झो सीयू ने जो कहा उस पर विश्वास किया। लेकिन शेन मियामियान की टिप्पणियों के बाद उन्हें भी संदेह होने लगा। इस स्थिति के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यांग गुइफोंग और झो लानफेंग दोनों शेन मियामियान के शब्दों से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहले कभी झो सीयू पर संदेह नहीं किया था। अब शेन मियामियान की टिप्पणियों के बाद उन्हें भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। दीदी, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? झो सीयू ने देखा कि हर कोई उस पर संदेह करने लगा है और तुरंत दुखी हो गई। तुम्हें खुश करने की कोशिश करने का मेरा मतलब अच्छा था। इन सवालों को उठाने से आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपने मन में संदेह व्यक्त कर रहा हूँ। यदि यह वास्तव में आपकी मदद थी, तो धन्यवाद। बोलने के बाद शेन मियामियान मुड़ी और अपने कमरे में वापस चली गई। उसने जानबूझकर बिना किसी को उजागर किए संदेह जताया था, ये जानते हुए कि अंततः उनके परिवार को फायदा हुआ था और शेन जियानहुआ के प्रिंसिपल का सामना करने की संभावना नहीं थी। भाई, उसने गुमनाम रूप से स्कूल की सहायता की।
जिससे पता चला कि वह अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था या अन्य छिपे हुए कारण भी हो सकते हैं। उसे इस छोटी सी बात पर उसे परेशान करना उचित नहीं लगा। इसलिए चाहे वे कितना भी तर्क करें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। शेन जियान हुआ, जिनकी पूर्वकल्पित धारणाएं थीं, अंततः झोउ सियू पर विश्वास करने के लिए अधिक इच्छुक थे। उसे बस शेन जियान हुआ के मन में संदेह का बीज बोना था। झोउ सियू शेन जियान हुआ को संदिग्ध दिख रहा था और उसकी आंखों में संदेह देखकर थोड़ा घबरा गया। एक दिन पहले ही एक संघर्ष में शामिल होने के कारण उसने रोने की हिम्मत नहीं की। अंकल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अच्छे इरादों पर शक किया जाएगा। झोउ लैनफेंग और यांग गुइफेन भी अपने होश में वापस आ रहे थे और उन्होंने शेन मियामियान पर नाराजगी भरा दोषारोपण करना शुरू कर दिया। शेन जियान हुआ अनिश्चित था कि किस पर विश्वास किया जाए। उन्होंने सोचा कि शेन मियामियान द्वारा उठाए गए प्रश्न झोउ सियू द्वारा अनुत्तरित रहे, जो विसंगतियों की ओर इशारा करते प्रतीत होते हैं। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था कि झोउ सियू झूठ बोलेगा। इसके अलावा ये भी एक सच्चाई थी कि उनका परिवार वित्तीय सहायता के मानदंडों को पूरा नहीं करता था। बहुत सोचने के बाद भी किसी नतीजे पर न पहुंच पाने के कारण उसने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। किसी भी स्थिति में उनके परिवार को स्थिति से लाभ हुआ था और यह निश्चित था। झोउ लैनफेंग और यांग गुइफेन के बीच बहस से चिढ़कर उसने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली। लगभग 4 बज रहे हैं। आपको पहले वापस जाना चाहिए। अंधेरा होने तक इंतजार न करें, ये सुरक्षित नहीं है। 4 बज। यांग गुइफांग अपनी कुर्सी से झटके से उठीं। अब उन्हें शेन मियामियान की आलोचना करने की कोई चिंता नहीं थी और उन्होंने झोउ लैनफेंग से जल्दी से आग्रह किया। लैनफेंग, आपको और सियू को सामान पैक करना चाहिए और जाने के लिए तैयार होना चाहिए। जब वह दोपहर को निकली तो उसके पति ने उसे जल्दी लौटने को कहा था। बातचीत के जोश में वह समय के बारे में भूल गई थी। सियू, जाओ अपने कपड़े बदलो, हम जा रहे हैं। झोउ लैनफेंग ने उनके जाने से पहले झोउ सियू को एक अलग पोशाक पहनने के लिए कहा। शहर में लोग हमेशा अच्छे कपड़े पहनते थे और उसकी भतीजी भी इसका अपवाद नहीं हो सकती थी। ठीक है। झोउ सियू अब अपने साथ हुए अन्याय की भावनाओं पर ध्यान नहीं देती। वह अपने कमरे में गई, अपने सामान में से एक सेट कपड़ों की तलाश की जिसे वह आमतौर पर पहनने की हिम्मत नहीं करती थी। अपने बालों में कंघी की और खुशी खुशी चली गई। शेन मियामियान ने झोउ सियू द्वारा कमरे में की गई गंदगी को देखकर चुपचाप सफाई करना शुरू कर दिया। मियामियान, शेन जियान हुआ की आवाज़ ने बाहर से पुकारा। एक पल के लिए बाहर आओ। शेन मियामियान चौंक गई। उसने जो कपड़े आधे ही मोड़े थे उन्हें नीचे रखा और बाहर चली गई। पिताजी, आप किस बारे में बात करना चाहते थे? उद्धरण चिन्ह। शेन जियान हुआ लिविंग रूम में बैठकर पुरानी किताबों के कागज से बनी सिगरेट पी रहा था। उन्होंने शेन मियामियान को एक स्टूल ढूंढने और बैठने का इशारा किया। अध्याय 170। पिता बेटी दिल से दिल तक। शेन जियान हुआ ने जोर से आह भरी। उसके शब्द भावनाओं से भरे हुए थे। मियामियान, क्या तुम्हारे दिल में अपनी माँ और मेरे बारे में कोई शिकायत है? क्या तुम्हें लगता है कि हमने सियू का बहुत अधिक पक्ष लिया? उद्धरण चिन्ह। शेन जियान हुआ लंबे समय से इस मामले को अपने दिमाग में घुमा रहा था और उस समय का फायदा उठाना चाहता था जब झोउ लैनफेंग शेन मियामियान के साथ बात करने के लिए घर पर नहीं था। आखिरकार जब दोनों एक साथ थे तो यह आग और पानी की तरह था। बिना बहस किए कुछ शब्द बोलने में असमर्थ थे। वह ये भी जानता था कि मुख्य कारण झोउ लानफेंग के साथ था। ये झोउ लानफेंग ही था जिसने पक्षपात दिखाया था।
लेकिन आखिरकार वह उसकी पत्नी थी, जो अपने आधे जीवन के लिए बुरे स्वभाव की थी, और इतनी बुढ़ापे में वह बदलने वाली नहीं थी। वह बस शेन मियामियान के विचारों को प्रभावित करने का काम कर सकता था। पिताजी, क्या आपको लगता है कि आप और मां सियू का पक्ष लेते थे? शेन मियामियान ने तुरंत प्रश्न उछाला। शेन जियानहुआ का गला भर आया। उसका दिल दोषी था और उसने समझाया, मियामियान, सियू को एक बच्चे के रूप में हमारे घर में लाया गया था, और हमने उसे अपनी बेटी की तरह माना है। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, दरअसल जब तुम्हारी माँ और मैंने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया, तो हमें भी डर था कि तुम अकेलापन महसूस करोगी। हमने सोचा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी, तो अगर कुछ भी होगा तो तुम्हारे पास कोई होगा जिससे तुम चीजों पर चर्चा करोगे। शेन जियानहुआ को लगा कि ऐसा कहने से शेन मियामियान अधिक स्वीकार्य होगा। शेन मियामियान ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप उसे अपने साथ ले गए, और मुझे इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? आपने निष्पक्ष होने का विकल्प क्यों नहीं चुना, बल्कि जो मेरा अधिकार है उसे हस्तांतरित करने का फैसला किया? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान के लिए यह एक अनसुलझा मुद्दा था। वह इससे 2 बार गुजर चुके थे। वह झोउ लानफेंग की जैविक संतान नहीं थी, और वह झोउ लानफेंग के खराब उपचार को स्वीकार कर सकती थी। लेकिन शेन जियानहुआ के बारे में क्या? सिर्फ इसलिए कि वह एक नाजायज बेटी थी, क्या वह इस तरह के व्यवहार की हकदार थी? उसके पास संत का हृदय नहीं था। वह अपने पिछले जीवन के दर्द को माफ नहीं कर सकी। उसके न बोलने या इसे सामने न लाने का कारण यह नहीं था कि वह भूल गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अब वापस लड़ने की स्थिति में नहीं थी। शेन जियानहुआ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने उसे अवाक कर दिया, यह महसूस करते हुए कि इतने वर्षों में उसने वास्तव में इस बेटी की उपेक्षा की थी। उसने अपराध बोध से आह भरते हुए कहा, मियां, अतीत में मैं एक पिता के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने में विफल रहा था, लेकिन भविष्य में मैं इसकी भरपाई तुम्हें करूंगा। आप इसे कैसे बनाएंगे? शेन मियामियान ने सीधे पूछा। शेन जियानहुआ के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि शेन मियामियान जो सबसे ज्यादा चाहता था वह स्कूल जाना था, लेकिन शेन मियामियान की शैक्षणिक प्रगति पर्याप्त अच्छी नहीं थी, और यह एक वादा था जिसे वह पूरा नहीं कर सका। एक लंबे विराम के बाद उन्होंने कहा, मियां, बिना किसी भाई के तुम्हारी माँ और मैं जो कुछ भी कमाते हैं, चाहे कितना भी कम हो, परिवार के खेतों और बाकी सभी चीज़ों के साथ, सब तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाएगा, और हम तुम्हारे लिए एक उपयुक्त पति ढूंढेंगे जो हमारे घर में आ सके, ताकि तुम्हें दूसरे परिवार में शादी करके कठिनाई सहन न करनी पड़े। शेन जियानहुआ की नज़र में वह पहले से ही अपनी बेटी के प्रति बहुत दयालु था। उसने उसे अपने जीवन की सारी बचत की पेशकश की और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह एक बेटा हो। शेन मियामियान हंसे। उनकी मुस्कान में ठंडक की झलक थी। पिताजी, जब आप और माँ सियू को कॉलेज भेजेंगे, तो आप दोनों 50 से अधिक के हो जाएंगे, है ना? परिवार की अधिकांश बचत उसकी शिक्षा पर खर्च हो गई होगी, और आपको कुछ पैसे उधार लेने की भी आवश्यकता हो सकती है ना? उद्धरण चिन्ह। 50 के पार। वे सेवानिवृत्ति की आयु के करीब थे, और उन्हें उनकी देखभाल के लिए किसी की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, कर्ज और बुजुर्ग माता पिता के अलावा उसे विरासत में क्या मिल सकता है? शेन जियानहुआ शर्म से लाल हो गए। शेन मियामियान ने आगे कहा, पिताजी, माँ के स्वभाव के साथ, भले ही मुझे हमारे साथ रहने के लिए एक पति मिल जाए,
क्या आपको लगता है कि मैं एक सुरक्षित जीवन जी सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। शेन जियान हुआ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान का हर शब्द मामले की जड़ तक पहुंच गया, जिससे उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे समझ नहीं आया कि पहले से कोमल शेन मियामियान कब अपने ही परिवार के प्रति इतनी उदासीन हो गई थी। क्या वह सचमुच बहुत दूर चला गया था?